Good morning, ma'am. Good morning. चलो और पार्टिसिपेंट्स को जुड़ने देते हैं। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. आज बहुत डिस्टर्बिंग लाइट है, इसलिए लाइन है, इसीलिए मैंने वो वीडियो ऑफ कर रखा अभी अपना। तुम लोग भी वो वीडियो और माइक म्यूट ही रखना जब पूछना होगा तब। बहुत बार इससे पहले भी बीकॉम का क्लास लिया, बहुत ज्यादा वो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे बहुत कम लोग आए हैं। हाँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। म्यूट करके वो वीडियो म्यूट कर लेती हूँ ताकि पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हो जाए। बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इस टाइम में कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस है। शाम में कल 4 से 5 बजे क्लास में एक बार भी कट नहीं हुआ, लेकिन अभी 3-3 4-4 बार कट हो रहा है क्लास में। हाँ, नित्य सर के क्लास में भी 3 बार कट हुआ। हाँ, कट हो रहा है। पता नहीं, मेरे ख्याल से जूम पे ज्यादा लोड पड़ गया है। सारा क्लासेस तो इसी पे हो रहा है सब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम आज बहुत नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए एक बार क्विकली सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले तो हम लोग शुरू करें। अभी 17 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। ये भी पिछला क्लास मेरा बहुत खराब था, 3-4 बार कट हुआ है। अगर कट हो जाए तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, वो फिर घूमते 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 धीरे धीरे कनेक्ट करता है। अभी नीतीश सर का भी क्लास बहुत यानी देर से ही कनेक्ट हुआ है, बहुत परेशानी हो रही थी उसमें भी। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है अभी, पता नहीं क्यों हो रहा है। दूसरे टाइम में शायद और टाइम में कम डिस्टर्ब हो। अभी सारे क्लासेस चल रहे होंगे ना, सारे कॉलेज स्कूल के, तो दिक्कत होता है। चलो शुरू करें हम लोग। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। लास्ट क्या था, तुम लोग को याद है लास्ट क्लास किस पे हुआ था? मैं भी अपना वीडियो म्यूट करती हूँ ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ मिले नेटवर्क को। मैम, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। क्या हो गया? डिस्चार्ज Discharge of negotiable instrument. हाँ, ठीक है, ठीक है। To give the acceptance, something like that. चलो मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन पहले। तुम लोग का ये गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने खत्म किया था वो क्या था? डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये वाला पार्ट। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो, जो जिसको रिपीट करने की जरूरत हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। Ma'am, point number 5. पॉइंट नंबर 5, इफ द ड्रॉ इज फिक्टिशियस पर्सन। ड्रॉ इज फिक्टिशियस पर्सन का मतलब होता है फिक्टिशियस पर्सन यानी वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो कोई है ही नहीं, Imaginary है। हाँ, इमेजिनरी कोई आया था और इमेजिनरी डिटेल दे करके या कुछ करके अपने नाम से लिया, लेकिन ना कंपनी के नाम पर और ना ही इंडिविजुअल के नाम पर, वो है ही नहीं। तो अगर आपको ये पता चलता है जब कि जिसके नाम से हमने ये क्रेडिट ये नोट इशू किया है और हमें देना है, वो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि धोखाधड़ी के केस में ऐसा कुछ हुआ। मान लो कि कोई किसी नाम से आता है लेने के लिए, आपको सब कुछ देता है, लेकिन बाद में पता चले वो जो आईडी प्रूफ या जो भी वो दे करके गया वो क्या है, एक तरह से गलत है, फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसे केसेस में जब कोई ड्रॉई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो भी उस इंस्ट्रूमेंट का क्या हो जाएगा? डिसऑनर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। ठीक है,
Yes, ma'am. चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पस से बनाया जाता है वो पर्पस सी, सिंपल लैंग्वेज में कहो तो यही होगा कि मान लो आई इशूड अ चेक टू शिवांजलि, ठीक है, शिवांजलि के नाम से मैंने एक चेक इशू किया, या फिर अबिका के नाम से, किसी के नाम से भी मैंने एक चेक इशू किया, वो बैंक पे जाती है ओवर द काउंटर या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेती है उसको, तो क्या हो गया, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मैं, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मैं उस जो भी मुझे वो लेन देन करना था उससे मैं क्या हो गई, मुक्त हो गई। आई हैव गिवन यू, अब नाउ यू हैव टुक पेमेंट बिहाफ ऑफ मी फ्रॉम माय अकाउंट थ्रू दैट चेक, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया अपनी सारी लायबिलिटी से। तो जो नॉर्मल मोड ऑफ डिस्चार्ज है वो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि आपको जो भी समय है उस पर फिक्स है, उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट मिल जाता है। दैट मीन्स वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, अपनी सारी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, मुक्त हो गया। अब उस वो अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, सिंपल एक कागज का टुकड़ा, अब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। करेक्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मैंने लिखा है अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज व्हेन ऑल द राइट्स अंडर इट आर एक्सटिंग्विश्ड, यानी ये जिस किसी पर्पस के लिए बनाया गया था और जिस किसी को भी दिया गया था उसके सारे राइट एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पस से ड्रॉ किया गया था वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट नाउ इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस इन अ फॉर्म ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब सिर्फ ये कागज का टुकड़ा रह गया है, तो इसको बोलेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, जब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है यानी इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ लायबिलिटी हो जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करने वाला ड्रॉअर और इंडोर्सर। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को एक चीज और पूछना था, मैंने एक पार्ट स्किप किया है, जानबूझकर स्किप किया है, एक था पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता तो क्या तुम लोग शॉर्ट नोट्स या एक लिख सकते हो इसके ऊपर? मैंने जानबूझकर स्किप किया क्योंकि ये पढ़ाने लायक नहीं है। आप लोग लिख सकते हैं क्या पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों को तो तुम लोग लिख सकते हो 5-10 नंबर का इस पे आंसर। यस मैम। क्या लिखोगे? बस मुझे क्विकली नाम बता दो, आई विल अंडरस्टैंड कि तुम लिख सकते हो। बोलो अभी। यस सर, जो यस मैम जो बोला वो बोलो। मैम जो ड्रॉअर ड्रॉई होता है उस सब के बारे में लिखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉअर, मैं अभी इसीलिए ड्रॉई, एक्सेप्टर, हाँ, मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, मेकर, पेयर, हाँ मेकर मैम, हाँ, इंडोर्सर, इंडोर्सी, जितने भी टर्म्स तुम लोग, होल्डर इन ड्यू कोर्स, याद रहेगा? यस मैम। होल्डर इन ड्यू कोर्स, मेकर, ड्रॉअर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, जितने भी इंडोर्सर, इंडोर्सी, जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा तो ये पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कवर कर लेगा। इसीलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया है, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, सारे के बारे में जानते हो। होल्डर क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलते हैं, मेकर कौन है, पेई कौन है, ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, एक्सेप्टर कौन है, इंडोर्सर कौन है, इंडोर्सी कौन है, सब जानते हो ना तुम लोग, जानते हो ना? चलो ठीक है, आई होप कि तुम लोग जानते हो। वही है जो ड्रॉअर है, मैम होल्डर एंड इंडोर्सी में क्या डिफरेंस है? होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है? होल्डर वो हो गया जिसके पास अभी वो है, लेकिन मान लो होल्डर इन ड्यू कोर्स, मान लो जो इसका ओनर है अभी होल्डर। नहीं, हाँ नहीं, होल्डर तो जिसके पास अभी वो एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंट, वो हो गया होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब हो गया कि जब उसको पे होना है, मान लो कि ए ने बी को दिया है वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके, लेकिन बी अभी कहीं और गया हुआ है, उसको सी को दे दिया गया कि अगर मैं उस टाइम तक ना आऊं तो तुम इसको बैंक में प्रेजेंट कर लेना और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा लेना। तो अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स अभी कौन हो गया? एक्चुअल होल्डर बी था, लेकिन वो दे के गया है, तो एक्चुअल होल्डर इन ड्यू कोर्स उस ड्यूरेशन में। मैम इसमें इंडोर्सर इन ड्यू कोर्स और इंडोर्सी में क्या डिफरेंस है? नहीं, इंडोर्सर इन ड्यू कोर्स कोई टर्म नहीं है बाबू, इंडोर्सर और इंडोर्सी ही होता है। इंडोर्सर हो गया वन हु इज, जैसे ए बी को ट्रांसफर कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ए इज इंडोर्सर एंड बी इज इंडोर्सी, जिसके नाम से वो ट्रांसफर किया गया। ठीक है,
Okay. Yes, ठीक है। ma'am. ड्रॉई कैसे हुआ ये तो मैम? हाँ, ड्रॉअर ड्रॉई इंडोर्सर इंडोर्सी एक ही हुआ। ड्रॉअर ये होता है, देखो ड्रॉअर, अब बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर केस हम लोग ले तो ड्रॉअर वो पार्टी होता है जो क्रेडिट पे दे रहा सामान और उसने क्रेडिट नोट ड्रॉ किया और जो बायर है उससे सिग्नेचर ले लिया, तो ड्रॉअर के पास अभी वो हो गया डॉक्यूमेंट। अब ये ड्रॉअर, ठीक है, इंडोर्सर हो जाएगा अगर ये अपना बिल ऑफ एक्सचेंज सी को दे देता है, तो ये इंडोर्सर हो गया और सी कौन हो गया, इंडोर्सी हो गया। बी तो ड्रॉई ही रहा, ठीक है, बी को तो पे करना है, लेकिन ए जो ड्रॉअर था वो अब इंडोर्सर बन गया क्योंकि उसने इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को सी को दे दिया है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे चले, इसीलिए मैंने पार्टीज नहीं किया। तो अब ये जो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सबसे पहला जो डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको दो तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। एक तरीका है एक है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है तरीका जब डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज टू एन इंस्ट्रूमेंट। दो मेन टॉपिक है इसके अंदर पढ़ना डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक पहला पॉइंट है, मैं अभी बताती हूँ, डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये दो तरीके से होता है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो ये है कि डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज टू एन इंस्ट्रूमेंट। अगर सीधा डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट करना है तो वो दैट कैन बी डन इजिली बाय ईदर पेमेंट और बाय कैंसिलेशन। अब हम एक एक को देखते हैं कि क्या है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट की जो लाइबिलिटी होती है, मान लो 10,000 पे करने की लाइबिलिटी है उस बिल ऑफ एक्सचेंज की या प्रॉमिसरी नोट की या उस चेक की, तो जब वो 10,000 जिसको भी देना है उसके पास पहुंच जाता है, then that instrument becomes discharge of their liability, and so the parties attached to that instrument, जो पार्टी सब्सिक्वेंट, जैसे बी ने ए ने किसको दिया था अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के एग्जांपल में, ए ने सी को दिया था, सी ने डी को दिया, तो जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज फाइनली डी ने क्या किया, बी से पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया, बी से डी को मिल गया पूरा का पूरा अमाउंट, तो यहाँ पर बी ए सी डी तीनों के तीनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यानी कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व थे उस बिल ऑफ एक्सचेंज से, वो सारे ही के पार्टी की लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है। दूसरा तुम लोग यहाँ पर पहला तो समझ गए पेमेंट के थ्रू, अगर पेमेंट लेना है, पेमेंट मिल गया, द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज एंड द पार्टीज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। यहाँ दूसरा तरीका भी है डिस्चार्ज करने का, वो तरीका ये थोड़ा ध्यान से देना क्योंकि नेक्स्ट व्हेन द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट आएगा उस पे भी ये आएगा, तो यही समझ लो सेम चीज वहां भी एप्लीकेबल है। डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन के केस में क्या होता है कि अगर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की जो प्राइमरी लायबल है, जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में जैसे हमने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि मैंने कहा था कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, पेमेंट की, प्राइमरी लायबिलिटी बी की है, ठीक है ना, क्या था बी के नाम से, और तो प्राइमरी लायबिलिटी टू पे दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वो किसकी होती है, बी की होती है। ठीक है, तो मान लो कि अब वो इंस्ट्रूमेंट ए के पास नहीं, वो सी डी किसी के पास पहुंच गया, तो मान लो वो डी के पास पहुंच गया और डी, ठीक है, मान लो डी क्या करता है, कुछ सामान बी से, ठीक है, क्रेडिट पे ले लेता है। एक केस हो सकता है, मैं थोड़ा समझना कि ये डी जो है वो बी जो प्राइमरी लायबल टू पे था उससे कोई सामान क्रेडिट पे ले लेता, हो सकता है वो जिस बिजनेस में हो उसके सामान की जरूरत डी को पड़ जाए, तो वो क्या करेगा कि डी से क्रेडिट पे सामान ले लेगा उसी बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट और बोलेगा वापस से वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास पहुंच गया, बी के पास जिसको पे करना था, ठीक है, पास पहुंचा। हाँ, तो वो क्या किया, वो बोला कि चलो अब ये बिल मैंने तुम्हें इतने अमाउंट का क्या किया, सामान ही दे दिया, तो अब तुम क्या करो कि इस पर जो मेरा नाम है उसको स्ट्रक कर दो, काट दो, ताकि ये हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए ये इंस्ट्रूमेंट, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने। तो इस केस में अगर होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट है जो उसके नाम को, यानी प्राइमरी लायबल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बी जो प्राइमरी लायबल था उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है किसकी, जिसके नाम से वो ड्रॉ किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो वो बोलता है कि ये मेरी लाइबिलिटी, तुम इस नाम को काट दो। तो जैसे ही वो नाम काट देता है उस इंस्ट्रूमेंट में से, वो इंस्ट्रूमेंट क्या समझा जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी। वो भी अपने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्चार्ज हो गया, पेमेंट नहीं हुआ उसके अगेंस्ट, लेकिन क्या किया, जिस बंदे को पेमेंट लेना था उसने अपना उससे कुछ सामान ही ले लिया और बिल ऑफ एक्सचेंज से उसका नाम स्ट्रक कर दिया। तो अब यहाँ पे दो केस आएगी जो फर्दर मैं तुम लोग को बताऊंगी। नाम स्ट्रक कर दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज को फाड़ के फेंक दिया, दैट मीन्स कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई और बिल ऑफ एक्सचेंज जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। दोनों टर्म समझ में आए? अभी तक के दोनों टर्म समझ में आए? मैं फर्दर 2 पॉइंट और समझाना चाहती हूँ तुम लोग को, इसलिए मैंने 2 सब पॉइंट्स लिखे यहाँ पे। अगर प्राइमरी लायबल पार्टी इज डिस्चार्ज, मान लो नाम उस पे लिखा है, अब वो जो ABCDE वाले एग्जाम्पल में कौन था? बी था प्राइमरी ड्रॉई जिसके नाम से वो ड्रॉ किया गया था, ए था ड्रॉअर, ए ने उस चीज को बी को फॉरवर्ड किया, बी ने उसको सी को किया और सी ने उसको डी को किया। फाइनली नाउ डी इज होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर बी का नाम काट दिया जाए उस इंस्ट्रूमेंट पे से, याद रखना बी कौन है? हु इज प्राइमरी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। हाँ, प्राइमरी लायबल पार्टी। तो अगर इसमें से बी का नाम काट दिया जाए तो जितने भी है ना ए सी और डी, ये डी ने नाम काटा है, सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी लायबल यानी बी का नाम ना काट करके सिर्फ सी का नाम काटा जाए या सिर्फ ए का नाम काटा जाए, जो सेकेंडरी लायबल है, जिसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है उस डॉक्यूमेंट को लेकर के, समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, तो जब सेकेंडरी लायबल पार्टीज का नाम काटा जाता है तो फिर सिर्फ वो पार्टी जिनका नाम काटा गया, यानी कि वो सी हो या बी या ए हो, दोनों में से कोई एक या वो दोनों जिनका नाम काटा गया, सिर्फ वही मुक्त होते हैं उस लायबिलिटी से। जो जिनका नाम अभी भी उस पर है वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल है उस इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटीज के लिए। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अगर बी का नाम काट दिया तो ऑल अदर पार्टीज का जो भी लायबिलिटी होता है सबका खत्म हो गया। लेकिन अगर बी का नाम नहीं काटा, सिर्फ ए का काटा है या सी का काटा है, तो ऐसे केस में क्या हो गया कि जिनका सिर्फ नाम कटा है वही मुक्त होते हैं, बाकी के पार्टीज अभी भी रिस्पॉन्सिबल है उसे। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं दूसरा पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ही ये दूसरा पॉइंट है, डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब किसी इंस्ट्रूमेंट में एक से अधिक पार्टी रहते हैं रिलेटेड, तो उसको किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये जो है बाय कैंसिलेशन, ये तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। इसमें वही दोनों होगा, बाय कैंसिलेशन यानी जब मेन प्राइमरी लायबिलिटी जिसकी होती है उसका नाम काट दिया गया तो सारे के सारे बंदे क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। और अगर सिर्फ सेकेंडरी पार्टी इसका कैंसिल हुआ है तो बाकी पार्टीज अभी भी लायबल है। तो ये बाय कैंसिलेशन एंड बाय रिलीज। बाय रिलीज का मतलब यही हुआ कि रिलीजेस द पार्टी प्राइमरी लायबल। जब प्राइमरी पार्टी को आपने रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया उस प्रॉब्लम से, तो सारे के सारे पार्टीज जो हैं वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये दोनों एक ही पार्ट है। 82A यानी बाय कैंसिलेशन, यानी जिसका नाम आप स्ट्रक करते हैं वो पार्टी लायबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। बाय रिलीज यानी अगर आपने सेकेंडरी पार्टी को किया है तो ऑल अदर पार्टीज आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने प्राइमरी पार्टी को रिलीज कर दिया यानी ऑल अदर पार्टीज आर साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अब ये है बाय पेमेंट। बाय पेमेंट भी पता है, व्हेन द पार्टी प्राइमरी लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेक्स द पेमेंट, यानी कि बी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की और बी ने क्या किया? पेमेंट दे दिया डी को, ठीक है। ऑन द प्रेजेंटमेंट ऑफ the negotiable instrument, B pays the entire amount of the bill of exchange. That means कि through payment आपने bill of exchange को क्या किया? डिस्चार्ज कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी। नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय अलाउिंग मोर देन 48 आवर्स टू द ड्रॉई टू एक्सेप्ट द बिल। ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कितना मैक्सिमम टाइम हमको देना होता है? 48 आवर्स। 48 आवर्स। अगर अब फिर से समझते हैं यही इसी एग्जांपल पे कि ABCDE चार पार्टी हुआ ना, ABCDE।
ठीक है, 5 पार्टी हुआ। अब इसमें ए ने क्या किया, उसको बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया। अब डी ने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए बी के पास भेजा। डी ने बी के पास भेजा कि अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस अगर हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है अभी कि अगर आपने उसको 48 आवर्स से ज्यादा एक्सेप्ट होने के लिए दिया, अगर 48 आवर्स से ज्यादा एक्सेप्टेंस की बात आ रही है तो दैट इज बाय डिफॉल्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को उसने दिया बी को कि अब आप इसको एक्सेप्ट कर लो, और वो बोलता है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर डी उसको अपनी मर्जी से मोर देन 48 आवर्स दे रहा है ये कंसीडर करने के लिए कि तुम इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, तो फिर बाकी के जो प्रीवियस पार्टीज हैं, डी से पहले के पार्टीज ए और सी, ये दोनों पार्टीज क्या होते हैं, ये अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं उस लाइबिलिटी से, क्योंकि बाय लॉ only 48 hours should be given, maximum 48 hours should be given for acceptance, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए more than 48 hours दे रहे हैं। और ऐसे केसेस में all previous parties, यानी जितनी भी प्रायर पार्टीज है, नॉट कंसेंटिंग, जिससे आपने कंसेंट नहीं लिया था, आपने क्या किया, तुम लोगों को याद होगा क्वालिफाइड और कंडीशनल और अनकंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसमें भी वही था कि अगर आपने अपनी मर्जी से क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस, हाँ, तो अगर आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर क्या हो गया, दूसरे पार्टीज जो है ना उस कंडीशंस के लिए लायबल नहीं होंगे। सिमिलरली अगर आपने 48 आवर्स से ज्यादा टाइम दे दिया है ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए, तो जो और किसी भी प्रीवियस पार्टी से आपने कंसेंट नहीं लिया था, सुझाव नहीं लिया था, तो ऐसे केस में ऑल प्रीवियस पार्टीज आर कंसीडर्ड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। समझ में आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक। हाँ, अगर यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। अब ये दोनों पॉइंट तो खत्म हो गया, दूसरा है पॉइंट डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, सेक्शन 48। इसमें अगर मान लो कि टाइम, चेक पर हमेशा टाइम रहता है, राइट, और उस टाइम के बाद 3 महीने तक क्या होता है, वो वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको उसने फोन करके बोला और बोला क्या कि अभी आप प्रेजेंट कर लीजिए, उस 3 महीने के अंदर कभी बोला कि आप चेक ना 17 से 20 के बीच में प्रेजेंट कर दीजिएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो आपने उस डेट पे प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, आपने उस डेट, रीजनेबल जो टाइम बाउंड था आपके पास, उस रीजनेबल टाइम पर आपने प्रेजेंट नहीं किया, और वो टाइम बीत जाने के बाद आपने प्रेजेंट किया, और इस प्रेजेंटमेंट के कारण अगर ड्रॉअर को कोई नुकसान होता है तो फिर उस एक्सटेंट ऑफ डैमेजेज के लिए वो डिस्चार्ज माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आया होगा। पहले देखो क्या लिखा है मैंने, अ चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। जो रीजनेबल टाइम है 1 हफ्ता या 10 दिन का, जैसे पोस्ट डेटेड चेक हमको मिलता है, राइट, पोस्ट डेटेड चेक में हम जब चेक लगाने जाते हैं तो एक बार पूछ लेते हैं पार्टी से, देने वाले पार्टी से, कि क्या मैं इसको प्रेजेंट कर दूं, आपके अकाउंट में बैलेंस है, वो बोलता है ठीक है आप परसों मंडे को प्रेजेंट कर लीजिएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, मंडे प्रेजेंट नहीं करते हैं, हम कभी चले जाते हैं कभी अगले मंडे को, या फिर कभी सैटरडे को या फ्राइडे को प्रेजेंट करने के लिए। तो जो रीजनेबल टाइम आपको दिया गया था, उस रीजनेबल टाइम में अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो द ड्रॉअर सफर्स और अगर ऐसे लेट प्रेजेंटमेंट से अगर ड्रॉअर को कोई डैमेज, एक्चुअल डैमेज सफर करना पड़ता है, तो उस केस में ही इज टू दैट एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस, जितना उसको डैमेज हुआ है उतने के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल सुनना, समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने तुम्हें पोस्ट डेटेड चेक दिया था और तुमने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है तुम अगले मंडे को प्रेजेंट कर लेना, अगले मंडे को जरूर प्रेजेंट कर। सी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक, हमेशा रोटेशन ऑफ द जो कैपिटल है वो होता रहता है, तो वो रुक के नहीं रहता कहीं पर। तो जब आपको कोई बिजनेसमैन बोल रहा है कि आप मंडे प्रेजेंट कर लीजिएगा, आप मंडे नहीं गए, ट्यूसडे गए, मे बी ट्यूसडे को उसका कोई दूसरा चेक लगा होगा और वो पहले तुम्हारे प्रेजेंटमेंट से पहले क्लियर हो गया, और अब जितना तुम्हारा बैलेंस है उसमें कुछ अमाउंट कम हो गया, तो अब इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, या फिर तो क्या हो गया, चेक बाउंस होना, इसको बोलते हैं चेक बाउंस होना, या फिर डिसऑनर हो जाना।
तो चेक डिसऑनर होना या बाउंस होना मैंने पहले भी बताया था कि ये अच्छी चीजें नहीं मानी जाती है बैंकर्स के लिए या क्रेडिबिलिटी के लिए। डिसऑनर होना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बहुत बुरा होता है, इसका इम्पैक्ट। तो मान लो वो क्या हो गया, मैंने बताया अभी कि इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण कोई दूसरा चेक पहले लग गया तुम्हारे लगाने से पहले और वो क्लियर हो गया, और अब बाद में तुमने अपना चेक प्रेजेंट किया और क्या हो गया कि मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो बैंक ने मुझे क्या किया, इनसफिशिएंट बैलेंस का मुझे फाइन लगा दिया। एक्चुअली पेनलाइज्ड किया जाता है बैंक में। अगर आपने कोई चेक इशू किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, और आपका जो भी ड्रॉई आता है पेमेंट लेने और आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो इनसफिशिएंट फंड का एक टैग लगा करके और एक स्लिप भर करके ड्रॉअर को के एड्रेस पे भेजा जाता है और उसके अकाउंट से सर्टेन अमाउंट एज ए पेनल्टी काट लेते हैं। तो ये जो पेनल्टी का अमाउंट कटा है, ठीक है, ड्रॉअर के अकाउंट से ये जो पेनल्टी का अमाउंट कटा है, क्योंकि आपने उसको रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया गया, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी से, वो आपको उतना कम दे सकता है। समझे? डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक। यस मैम। इसमें समझ में आ गया या कुछ पूछना है? मैम एग्जांपल क्लियर था। क्या एग्जांपल क्लियर था, एग्जाम्पल? समझ आ गया मैम। ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है ये डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब सशर्त मानना, यानी किसी न किसी कंडीशन के साथ आप एक्सेप्ट कर चुके हो, जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था। ये सेम पॉइंट है कि होल्डर इज इंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक होल्डर को ये फ्रीडम है कि वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर वो उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है, अगर वो उसको रिजेक्ट करता है तो ठीक है, जो प्रायर पार्टीज है वो लायबल होंगे और वो उनसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के लिए बात करेंगे। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस को होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एग्री कर लेता है, तो इस एग्रीमेंट के बाद भी जो प्रायर पार्टीज थे वो उससे मुक्त हो जाते, क्योंकि वो आपको कभी नहीं बोलते कि आप किसी कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करिए। ये बिल्कुल कोई कंपल्सन नहीं है होल्डर के पास। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो प्रायर पार्टीज थे वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो 1 लाख का वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है, और बाद में जब हम एक्सेप्टेंस के लिए उसको प्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ बीओई, 95,000। हाँ, और उससे वो बोलता है कि मैं 95 दूंगा, तो जो 5,000 है ना, इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। आप ये 5,000 ये नहीं बोल सकते कि तुम लोग दे दो, क्योंकि वो तो एग्री नहीं कर रहा है, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड दैट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, सो that frees all other prior parties from that particular loss. ठीक है? Next, discharge by material alteration. Material alteration, एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आया है, मैं देख के बताती हूँ। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, मोहित कुमार, क्या करूं मैं इसके लिए? आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा। मैं ये शेयर करूंगी, क्या कर सकते हैं? अगर वो कुछ भी नेट वेट का इशू हो सकता है। अभी तो भगवान की दया से अभी तक कोई कटा नहीं है, यही बहुत बात है। मुझे तो लग रहा है इस बार कटा क्यों नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में 4 बार कट चुका था। होप कि ना कटे। और सबको नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है मैम। आ रही है। मे भी उसके पास सिग्नल इशू होगा। आ रही है। मोहित को आप लोग में से आ रही है। बस ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा अगर हो हाँ सके हाँ, तो। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी। ठीक है, मोहित को तुम लोग हेल्प कर देना, ठीक है? यस मैम, हम समझा देंगे मैम। म्यूट करो, मैं फर्दर आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छे से तुम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यस मैम, चलो ठीक है, मोहित को हेल्प कर देना तुम लोगों में से कोई भी अगर वो पूछे तो। अब म्यूट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन। मटेरियल ऑल्टरेशन का क्या मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट पे कोई ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसा ऑल्टरेशन जिससे इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशनल कैरेक्टर्स चेंज हो जाए। मान जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे कि डेट बदल देना। अगर चेक पर कुछ डेट लिखा हुआ और ये इंटेंशनल होना चाहिए। अगर ये गलती से हो जाता है तो
उसको मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटेंशनल अगर किसी ने डेट बदल दिया या 1000 लिखा हुआ उसके आगे और 2 जीरो लगा दिया तो उसको 1 लाख कर दिया या 10 लाख कर दिया, या प्लेस ऑफ पेमेंट, जिस प्लेस पे वो पेमेंट होना था उसको ऑल्टर कर दिया, या टाइम ऑफ पेमेंट को ऑल्टर कर दिया, इसमें से जितने भी लिखा है, इंटरेस्ट, प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन, जहाँ पे वो ड्रॉ किया गया था, क्योंकि बीओई में सारे एड्रेसेस ड्रॉअर के, ड्रॉई के, एक्सेप्टर के, सबका डिटेल्स होता है। तो मान लो इसमें से आपने, चलो 10 मिनट्स और बचा, इसमें से अगर कोई भी एक चीज आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा? आपने क्या किया है? मटेरियल ऑल्टरेशन किया है, यानी कि उसमें जानबूझकर कुछ ऐसे चेंज कर दिए हैं जिसके कारण उसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई है इंस्ट्रूमेंट की। यानी डेट बदल देने पर क्या किया, या तो मान लो कि वो स्टेल चेक हो गया था, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया था, और अब तुमने कुछ डेट मंथ का आगे कुछ नया कुछ चेंज करके उसको वैलिड बनाने की कोशिश की। अगर ये सारे जो मटेरियल ऑल्टरेशन है, ये देज आर मेड बाय इंडोर्सी, अगर इंडोर्सी के द्वारा बनाया गया। इंडोर्सी यानी कौन? जैसे कि ए ने किसको कर दिया? ए ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया सी को, तो सी बिकम्स इंडोर्सी एंड ए बिकम्स इंडोर्सर। तो मान लो सी ने चेंज कर दिया ये मटेरियल ऑल्टरेशन, डेट चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया, या प्लेस, टाइम, कुछ भी चेंज कर दिया, तो इससे जो फर्दर प्रायर पार्टीज था इंडोर्सर, वो फ्री हो जाता है लाइबिलिटी से। आपने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको खुद से ही खराब किया है, इंटेंशनली उसको खराब किया, और अगर अब आपको इसके ऊपर पेमेंट नहीं मिल रहा है, देन इंडोर्सर इज नॉट लायबल, ही बिकम्स फ्री। इसका मतलब है कि कुछ भी अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, सिंपल शब्दों में समझो तो मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब होता है इफ यू आर ट्राइंग टू मेक एनी फ्रॉड विद बैंक और एनी पार्टी, तो तभी इसी केस में आप ये सब चेंज करोगे ना। तो अगर आपने इस तरह का कुछ चेंज करने की इंटेंशनल कोशिश की, तो फर्दर जो प्रायर पार्टीज है वो फ्री हो जाएंगे अपनी लाइबिलिटी से। ठीक है। नाउ कैसे ऑल्टरेशन को मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं समझा जाता? ऑल्टरेशन विच आर नॉट मटेरियल, यानी कि जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, वो उससे उससे ऑपरेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो कौन से केसेस होते हैं? तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल्टरेशन मेड बिफोर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट, यानी कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट पर जो भी ऑल्टरेशन किया गया है, यानी जो भी परिवर्तन किया गया है, चेंजेस किया गया है, दैट इज बिफोर एक्सेप्टेंस, किसी के जो ड्रॉई है उसके एक्सेप्टेंस से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में, या फिर किसी दूसरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्स करने से पहले अगर आपने वो नाम, वो डेट स्ट्रक करके सिग्नेचर कर दिया है अपना और नया डेट दिया है ड्रॉअर ने, तो वैसे केस में वो क्या हो जाएगा? वो वैलिड होगा वो इंस्ट्रूमेंट। उसका उस अल्टरेशन को आप मटेरियल अल्टरेशन नहीं मानिएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट और इंडोर्स करने से पहले का काम है। ठीक है, यानी कि जो आपको दे रहा इंस्ट्रूमेंट, ही इज एक्चुअली अवेयर अबाउट दीज अल्टरेशंस। सेकेंड है ऑल्टरेशन मेड टू कैरी आउट द कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, जब कोई परिवर्तन इंस्ट्रूमेंट पे तब किया जाए जिससे कि दोनों ही पार्टीज के जो कॉमन इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो। मान लो कि हमने कोई मान लो कि सर्टेन हमने प्लेस दिया है कि इस प्लेस पर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बाद में हमको कोई प्रॉब्लम हो उस प्लेस पे पहुंचने के लिए, हमने बोला कि आप अपना बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर के मेरे पास आ जाइए, मैं उस पर प्लेस चेंज कर देता हूँ, फिर जब पेमेंट का टाइम आएगा आप उस प्लेस पे ले लीजिएगा, क्योंकि मैं हो सकता हूँ अब मुंबई अभी 2 महीने तक ना जा सकूं, तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मुंबई ऑफिस में पे करूंगा, मे बी मैं वहाँ अवेलेबल ना हूँ अभी, मैं मेरा वहाँ का कोई प्लान नहीं, मान लो एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार हो गया हूँ, किसी भी कारण से मेरा वो जो जाने का था वो नहीं हो पाएगा, तो आप लाइए मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट भिजवा दीजिए, मैं उस पर चेंज कर देता हूँ। और एक कोई ऐसा जगह हम लोग आपस में म्यूचुअल बातचीत से ऐसा जगह कोई फिक्स करते हैं जो हम दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, जहाँ मैं भी जा सकता हूँ आपको देने के लिए और आप भी आ सकते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर के अपना पेमेंट लेने के लिए। तो अगर कोई ऑल्टरेशन किया गया है इंस्ट्रूमेंट पर कीपिंग इन माइंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो उस ऑल्टरेशन को भी
मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे। एंड थर्ड है ऑल्टरेशन कंसेंटेड टू और अग्रीड बाय द पार्टीज, वैसे ऑल्टरेशन जो या तो पूछ कर किया गया हो या फिर दोनों एक पार्टी के अग्रीमेंट से किया गया हो, यानी दोनों पार्टी जहां अग्री करते हैं उस ऑल्टरेशन के लिए वो ऑल्टरेशन भी वैलिड ऑल्टरेशन होगा। उससे भी ऑपरेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चेंजेस है इसका मतलब है कि ड्रॉअर एंड ड्रॉई both are actually aware about these alterations। तो ऐसे अवेयरेंस के केस में उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फ्रॉड करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये दोनों को कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट एपरेंट, यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर आपने चेंज तो किया है लेकिन वो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो वैसे में डिस्चार्ज कैसे होता है। मान लो कि किसी को मैंने चेक दिया, मैंने दिया है क्रॉस चेक, लेकिन समहाउ बहुत टैलेंटेड आदमी है वो दूसरा पार्टी, एंड समहाउ उसने क्या किया, वो जो क्रॉस चेक मैंने किया था उस क्रॉसिंग्स को एकदम से अच्छी तरीके से इरेज कर दिया। कोई ऐसे केमिकल या कोई ऐसा कुछ यूज किया जिससे क्रॉसिंग्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और चेक म्यूटिलेटेड भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि चेक के ऊपर कोई इस तरह का ऑल्टरेशन किया गया। ऐसे लग रहा है जैसे ड्रॉअर ने ड्रॉई को ऐसे ही बियरर चेक या ऑर्डर चेक ही दिया है, उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं थी। और ऐसे केस में अगर बैंकर ने पेमेंट कर दी तो बैंकर की कोई लायबिलिटीज नहीं बनती है, क्योंकि वहां पे कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है ऑल्टरेशन का। ठीक है, समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. कोई बोलो यार, कभी कभी लगता है कि कोई है ही नहीं Yes, सामने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैम ये तो Yes, फ्रॉड है। नहीं मैं ठीक है, ये फ्रॉड है, लेकिन इस फ्रॉड के लिए जब ये यस मैम। ठीक है मैं बोलूं, जब ये फ्रॉड पकड़ा जाएगा ना तो बैंकर को नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि जब बैंक में जो जिसके भी पार्टी से वो अमाउंट निकाला गया है, मान लो ये फ्रॉड किया गया है, कोई और पार्टी आकर के पैसा ले जाता है जिसके नाम से उसको ड्रॉ नहीं किया गया था, वो क्रॉसिंग था, एक्चुअली उसको किसी के पर्टिकुलर अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन उसको किसी ने अपना खुरापाती दिमाग लगा के क्या किया कि उसको अकाउंट पे उसको बेयरर चेक में कन्वर्ट कर दिया समहाउ क्रॉसिंग को खत्म करके। अब बैंकर कोई भगवान थोड़ी ना कि उसको पता चल जाएगा कि जो ड्रॉअर है उसने क्रॉस चेक दिया था। उसको तो चेक आया उसके पास, उसने सिंपली चेक को देखा कि ये ऑन ऑर्डर चेक है या फिर बेयरर चेक है और उसने उसका पेमेंट कर दिया। चेक एज एन एविडेंस रख लिया अपने पास, बैंकर्स के पास चेक रह जाता है वो। मान लो किसी दिन लुटता पिटता वो जिस आदमी के अकाउंट से वो पैसा निकाला गया था वो पहुंचा बैंक में हल्ला हंगामा करता हुआ कि हमारे बैंक से कैसे निकल गया, हमने तो अकाउंट पे ही फलाने आदमी के नाम से दिया था, उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा, कोई और ले गया। आराम से उसको बैठाया जाता है, चेक निकाला जाता है, देखा जाता है। हाँ, अगर अब ये क्रॉस चेक दिख रहा है कि ये क्रॉस चेक है लेकिन इसका ओवर द काउंटर पेमेंट हो गया, इन दैट केस बैंकर इज लायबल, तो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की हो जाती है कि उसको बैंक की क्या बैंकर की जो एम्प्लॉय है उसकी हो जाती है कि उसको वो पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट। अगर वो चाहे अकाउंट होल्डर तो इंटरेस्ट अमाउंट भी ले सकता है उससे, लेकिन अगर उस चेक पे अभी भी दिखाने के बाद उसको दिखता है कि नहीं ये आपने क्रॉस चेक इशू किया होगा तो किया होगा पर देखिए किधर क्रॉसिंग है, यानी देखने से इन अपीयरेंस ये बिल्कुल लग रहा है कि ये बेयरर या ऑर्डर चेक ही है, ऐसे कंडीशन में आपने कुछ ऐसा ऑल्टरेशन कर दिया जो अपरेंट नहीं है, अपरेंट नहीं है यानी कि जो दिख नहीं रहा है, वैसे केस में अगर बैंक ने उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को ऑनर कर दिया तो ये बैंकर की लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट 40 सेकेंड बचा हुआ है, तो चलो एक दूसरा भी ले लेते हैं। डिस्चार्ज बाय डेटर बिकमिंग इट्स होल्डर। हाँ, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुम लोग याद करो। रहने दीजिए मैम। रहने दो ठीक है, ये अभी यस मैम। अच्छा ठीक है रहने Yes, देते हैं। ma'am. ओके तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या तुम लोग को याद है? जितना भी हम लोगों ने अभी तरीका पढ़ा कैसे कैसे किया जा सकता है वो सब, रुको मैं इसको, यस मैम। चलो 1 सेकेंड खुर्शीद सर को मैं पूछ लूं। खुर्शीद सर अटेंडेंस ले लिए? अभी इमरान यार हमें तुम्हारा कुछ आवाज नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर मैम नहीं स्लो मोशन में बोल रहा है मैम।
खुर्शीद सर एक मिनट, M40 सर नहीं है। अरे भाई ऑन चुप हो जाओ। खुर्शीद सर जरूर होंगे। नहीं है सर। नहीं है मैम। नहीं है। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कौन है यार। इमरान कुछ हम ही लोग हैं अच्छा मैम। ठीक है वो ले लो एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और मुझे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो स्क्रीनशॉट। सर ऐसे ले लिए होंगे लेकिन फिर भी एक बार सारे पार्टिसिपेंट का, इट्स ओके, सारे पार्टिसिपेंट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 39 है मैम टोटल। हाँ 39 है, स्क्रीनशॉट ले करके मुझे भेज दो, ठीक है? ले लो दिवेश और भेज दो मैम को। मैं 15 मई तक